हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इलेक्स गुरु पर। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विषय के यूनिट 1 के सेकंड टॉपिक पर लेक्चर 2 में। और टॉपिक है हमारा पैसिव कंपोनेंट्स। पैसिव कंपोनेंट्स में हमने रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, ये पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था। और रेजिस्टेंस पर हमने डिटेल में डिस्कशन किया था। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में, और साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि कितना आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना नेसेसरी है। तो और ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम सीधे चलेंगे पैसिव कंपोनेंट इंडक्टर और कैपेसिटर पर। आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर से करें, ताकि ऐसे वीडियोज़ मैं आपके लिए बना करके लेकर आता रहूँ। तो आइए अब हम बात करते हैं पैसिव कंपोनेंट्स की, इंडक्टर और कैपेसिटर की। तो देखिए, इंडक्टर की अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो यहां पर जब हम FEEE सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, और अगर हम रिसेंटली 10th पास आउट स्टूडेंट्स हैं तो हो सकता है कि हमने इन कंपोनेंट्स के सिंबल्स भी ढंग से हमें नहीं पता हो। तो ज़रूरी ये हो जाता है कि हम सबसे पहले इन कंपोनेंट के सिंबल्स को अच्छी तरीके से, प्रतीक चिन्हों को हम अच्छी तरीके से याद कर लें, समझ लें। रेजिस्टेंस, जैसा कि हमने हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था आपको, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है रेजिस्टेंस का जो सिंबल, और उसको जनरली हम R से डिनोट करते हैं। इंडक्टर का जो सिंबल होगा वो सिंबल इस टाइप से कॉइल नुमा बना रहता है, और इस पर हम जनरली L से इसका इंडक्टेंस शो करते हैं। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट तो हमारे लिए यही हो जाता है कि हम रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर के सिंबल्स, प्रतीक चिन्ह को अच्छे से याद रखें। तो इंडक्टर का सिंबल ये होता है। अब परिभाषा की अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे रेजिस्टेंस के केस में हमने कहा था कि ये अपोज करता है फ्लो का। यहां पर देखिए, अगर आप कंपैरेटिव वे में दोनों चीजों को याद करने की और रखने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से आपको याद रहेगा, और समझ करके अगर आप याद रखेंगे तो आप बहुत आसानी से परीक्षा में लिख पाएंगे। हमने कहा रेजिस्टेंस फ्लो का अपोज करता है, मतलब जो करंट बह रहा है उस बहते हुए करंट के फ्लो में बाधा उत्पन्न करता है, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। इंडक्टर रेजिस्टेंस के जैसे फ्लो में बाधा उत्पन्न नहीं करता, ये चेंज का अपोज करता है। देखिए समझिएगा, थोड़ा सा अच्छे से इसको समझिएगा। इट अपोजेस चेंज। अब चेंज किस में? परिवर्तन का ये विरोध करता है। अब परिवर्तन किस में हो सकता है? परिवर्तन हो सकता है मान में, जिसको हम मैग्नीट्यूड कह रहे हैं, या दिशा में, मतलब डायरेक्शन में। अब किसके मान में और किसकी दिशा में? तो इसके अंदर जो बहने वाला करंट है उस करंट के मान में परिवर्तन का या दिशा में परिवर्तन का। आप समझ लीजिए इस चीज को बहुत अच्छे से। मान और दिशा में परिवर्तन का विरोध करता है आपका इंडक्टर। किसी इंडक्टर में बहने वाली धारा अगर कांस्टेंट है, 2 एम्पियर सपोज बह रही है, अभी ये एक पर्टिकुलर इंडक्टर में यहाँ पे बना देता हूँ, और अगर मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें अगर 2 एम्पियर करंट बह रहा है तो इस इंडक्टर को 2 एम्पियर करंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसके लिए एक तरीके से एक अच्छा स्मूथ वे प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर आप इस 2 एम्पियर को चाहो कि ये 2 एम्पियर, अब दिशा परिवर्तन बता रहा हूँ, ये 2 एम्पियर इधर से नहीं बह करके और इधर से बहने लग जाए, तो इंडक्टर अपोज करेगा। इंडक्टर को ये परिवर्तन पसंद नहीं है। इंडक्टर को आप परिवर्तन कर दो कि इस 2 एम्पियर को मैं कम करके 1 एम्पियर कर दूं, या इसको मैं 3 एम्पियर कर दूं, तो भी इंडक्टर अपोज करता है। तो परिभाषा, सिंपल परिभाषा, फ्लो में कोई अपोजिशन यहां पर इंडक्टर के केस में हमें नहीं मिलता। इंडक्टर सिर्फ चेंज का परिवर्तन करता है। पहली बात, परिभाषा हमें याद होगी। अब फिजिकली आपके दिमाग में यह प्रश्न आ सकता है कि ये ऐसा कैसे करता होगा? क्या वापस यहां पर भी कोई अंदर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है क्या जो आपके इस परिवर्तन का विरोध कर रहा है? तो देखिए, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं, जिससे आपको इस चीज को समझने में आसानी हो जाएगी। इंडक्टर के केस में जब हम इस चीज को समझे कि जब इसके अंदर से I एम्पियर का कोई करंट बहता है तो इस इंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। फ्लक्स की लाइंस, ऐसी फ्लक्स की लाइंस इसके चारों तरफ बन जाती है। और आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है तो आप अपने दिमाग में इस चीज को सेट कर लें कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है या जहां करंट बह रहा है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी कंडक्टर को प्लेस कर दें तो उस कंडक्टर में वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है।
और उस वोल्टेज के कारण उसमें उस कंडक्टर में क्या हो सकता है, करंट फ्लो हो सकता है। तो कुल मिलाकर के ये हुआ कि जब इंडक्टर से करंट I एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा होगा तब वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जब आप इस करंट को चेंज करते हैं, जैसे सपोज इस करंट को आपने दिशा बदलना चाहा, तो उस दिशा को जब आप बदलोगे तो उस वक्त इस दिशा में इसका फ्लक्स होने की वजह से इस फ्लक्स के कारण आपको कुछ समय के लिए क्या मिलेगा, इसी दिशा में जाता हुआ करंट मिलेगा। या अगर हम इसके मान को कम करना चाह रहे हैं तो उस स्थिति में आपको उसी दिशा में उसी मान का करंट कुछ समय के लिए इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मिलता है। तो यहां देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये हो रही है कि सबसे जो महत्वपूर्ण बात हम इंडक्टर के बारे में कह सकते हैं वो ये है कि ये एक एनर्जी को स्टोर करने वाला एलिमेंट है। इसको हम कह सकते हैं कि ये एक ऊर्जा को संरक्षित करने वाला अवयव है। जैसे कि रेजिस्टेंस में हमने कहा कि एनर्जी आपकी परमाणु, अणु, इलेक्ट्रॉन्स के टकराने की वजह से एनर्जी का लॉस हो रहा है। यहां पर एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, एनर्जी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी कम हो रही है, लेकिन उस इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो रही है। तो देखिए ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, आप इस चीज को समझे। आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करने वाले कंपोनेंट को हम इंडक्टर कह सकते हैं। या कुछ ऐसे ऑप्शंस देकर के आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, उसमें इंडक्टर एक ऑप्शन आपको मिल सकता है। तो इस तरीके से आप याद रखें, समझे कि इंडक्टर एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है। और देखिए विरोध कर रहा है, परिवर्तन का विरोध कर रहा है, मतलब कुछ समय अगर वो मान दे रहा है तो वो तभी दे सकता है जब उसके पास खुद के पास कुछ एनर्जी हो। तो एनर्जी होती है, एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में होती है। ये भी दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इसके बारे में याद रखना चाहिए। तो परिभाषा हो गई, सिंबल हो गया, और साथ ही साथ इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन हो गया कि ये कैसे भौतिक रूप से परिवर्तन का विरोध करता है। अब इसके बारे में देखिए, जैसा हमने वोल्टेज करंट के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में बात की थी, वैसे ही आप यहाँ पर इस रिलेशन को याद कर लें, V = L di/dt। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप हमेशा के लिए याद रखें। साथ ही साथ यहाँ पर इस इंडक्टर में जो करंट का मान होता है, उस करंट के मान को हम इसी रिलेशन को इंटीग्रेट करके, देखिए अगर मैं इधर इंटीग्रेशन कर दूं तो ये इंटीग्रेशन V dt बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन L di/dt। अब ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो कैंसिल हो जाएगा, तो इधर तो बचेगा आपका सिंपल L और I, और इधर आपका बचा इंटीग्रेशन V dt। इसका मतलब I जो हो रहा है वो हो रहा है 1/L इंटीग्रेशन V dt। तो ये दोनों ही रिलेशन आप अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लें। वोल्टेज, इंडक्टर के ऊपर वोल्टेज और इंडक्टर में बहने वाला करंट, उसके रिलेशंस ये होते हैं। तो आपके पास लिखने के लिए देखिए एक पेज भरना होता है। कई बार हमें एग्जाम में ये होता है कि कोई चीज पूछी जाती है तो हम कुछ अच्छे सा मटेरियल लिख करके एटलीस्ट पेज भर दें ताकि एग्जामिनर हमें अच्छे मार्क्स दे। तो उस वक्त आप इसको परिभाषित करके इसका सिंबल लिखने के बाद में आप इस तरीके से इसके वोल्टेज और करंट रिलेशन के बारे में भी लिख दें। साथ ही साथ इसकी यूनिट देखिए, अगर मैं यहां से L को डिफाइन करूं, L बेसिकली क्या है, इंडक्टेंस है। इस इंडक्टर का इंडक्टेंस, हिंदी में इसको हम प्रेरकत्व कह सकते हैं, प्रेरकत्व। और बेहतर होगा, जैसा पिछली क्लास में भी हमने बात किया था, आप इसको इंडक्टेंस लिख दें तो भी चलेगा, इंडक्टेंस आप लिख सकते हैं। तो जो इंडक्टेंस की यूनिट की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहां से L को मैं लिख सकता हूं V dt, यहां से लिख रहा हूं V dt/di, मतलब हम इसको कह सकते हैं ये वोल्ट सेकंड अपॉन di है, V dt/di, तो वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर है ये। तो इसकी यूनिट अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ ली जाए तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर। और इस वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर को हम हेनरी भी बोलते हैं, इसको हम हेनरी भी बोलते हैं। तो जनरली जब इंडक्टेंस आपको दिया रहेगा तो LH के साथ दिया रहेगा, मतलब H लिखा रहेगा उसके पीछे, उसका मतलब है हेनरी, वो यूनिट है। 2 हेनरी का इंडक्टेंस, 10 हेनरी का इंडक्टेंस, इस टाइप से 1 हेनरी का इंडक्टेंस। तो H क्या है, उसकी यूनिट है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, हेनरी कह रहे हैं। तो आप इसको भी याद रखें, इसकी यूनिट हो गई।
इसके बाद जैसे हमने रेजिस्टेंस के केस में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन याद किए थे, वैसे ही हम यहाँ पर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। अगर 3 इंडक्टर्स ऐसे मेरे पास दिए हुए हैं जिसके मान L1, L2 और L3 हैं, और इन तीनों इंडक्टर्स को अगर मैं एक के बाद एक कनेक्ट कर दूं तो इसको हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में देखिए जो धारा होती है वो नहीं बदलती, करंट उसमें सेम रहता है। अगर आप इस लेवल पर अभी समझ पा रहे हैं तो समझे, नहीं समझ पा रहे हैं तो आप सिर्फ इस तरीके से इसको जोड़ना समझ लें। और इस स्थिति में जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस होगा वो इन तीनों का योग होगा। ये रेजिस्टेंस का भाई है। जैसे रेजिस्टेंस में फॉर्मूले होते हैं वैसे ही इसमें फॉर्मूले होते हैं, तो आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं। दूसरा, अगर हम इन इंडक्टर्स को इस टाइप से कनेक्ट कर दें, मतलब तीनों को समांतर क्रम में कनेक्ट कर दें, इसको हम श्रेणी क्रम या सीरीज बोलते हैं। इसको हम समांतर क्रम बोल रहे हैं। समांतर क्रम में हम क्या करते हैं, समांतर क्रम में हम उनके पहले सिरे को एक पॉइंट पर जोड़ देते हैं और दूसरे सिरे को दूसरे पॉइंट पर जोड़ देते हैं। तो जैसा कि हमने अभी आपको कहा कि ये भाई है किसका, रेजिस्टेंस का भाई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सीरीज पैरेलल के फॉर्मूले रेजिस्टेंस के केस में होते हैं वही इंडक्टर के केस में होते हैं। ऐसे कुछ छोटे छोटे आप अपने दिमाग में कुछ अपने खुद के कुछ लॉजिक बना करके क्वेश्चन एग्जाम में अच्छे से याद रख करके क्वेश्चंस लिखने की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिले। तो देखिए, अगर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको इस यूनिट से इंडक्टर के बारे में या रेजिस्टेंस के बारे में पूछा जाता है तो आप इस टाइप से इतना लिख दें। इतना अगर आपने लिख दिया तो वो मोर देन सफिशिएंट है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है, इंडक्टर की इंडक्टेंस के यूनिट क्या होती है, इसके वोल्टेज करंट रिलेशंस क्या होते हैं और सीरीज पैरेलल कनेक्शंस क्या होते हैं, इसके फॉर्मूलेज जो है ये फॉर्मूलेज हो सकता है कि आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछे जाएं, तो इसको आप जरूर से अपने दिमाग में सेट कर लें। दूसरा और आखिरी जो आपका पैसिव कंपोनेंट है कैपेसिटर, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो सेकंड में बात कर रहा हूं अब कैपेसिटर की। फिर से मैं वही कहूंगा, इसको संधारित्र हम हिंदी में कहते हैं। बेहतर होगा कि हम नहीं याद रखें इसको हिंदी में, हम तो इसको क्या बोलेंगे, कैपेसिटर। और इस कैपेसिटर का संधारित्र की जो धारिता होती है उस धारिता को, या हम कैपेसिटर लिख रहे हैं तो हम कैपेसिटेंस बोल देंगे उसको। कैपेसिटेंस जो है उसको हम सी से डिनोट करते हैं। तो देखिए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम टर्मिनोलॉजीज को थोड़ा सा इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में ट्रांसलिटरेटेड फॉर्म में हम उनको याद रखने की कोशिश करें। तो सबसे पहला पॉइंट वही, जब भी आपको इन कंपोनेंट्स के बारे में पूछा जाए तो आप सबसे पहले इनके सिंबल याद रखना सीखे। ये कैपेसिटर का सिंबल होता है, कैपेसिटर संधारित्र, और इस संधारित्र की जो धारिता है उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो यूनिट होता है वो फैराड होता है। तो ये भी आप याद रखें, कैपेसिटर की जो यूनिट रहेगी वो सी फैरेड, 2 फैरेड का कैपेसिटर, 10 पिको फैरेड का, नैनो फैरेड का, इस टाइप से आपको यूनिट्स कहीं पर भी लिखी हुई मिलेगी। कैपेसिटर की जब हम बात कर रहे हैं तो देखिए, कैपेसिटर में आप समझे पैरेलल प्लेट्स लगी रहती हैं। उन प्लेट्स पर जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इन प्लेट्स पर इस टाइप से प्लस माइनस वोल्टेजेस या इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ऐसा वोल्टेज आ जाता है, और इस वोल्टेज की वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, देखिए यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जब भी आप इस कैपेसिटर को कहीं किसी सर्किट में लगाएंगे तो इससे अब आपको क्या मिल जाएगी, धारा मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि कैपेसिटर क्या है, एक विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को संग्रहित करने वाला या स्टोर करने वाला एलिमेंट है। इसको हम कह सकते हैं कि ये एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, ऊर्जा संग्रहित करने वाला एलिमेंट है। और इस एलिमेंट की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा कौन से फॉर्म में संग्रहित रहती है, विद्युत क्षेत्र के फॉर्म में संग्रहित रहती है। और सिंपल है, इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन समझना बहुत आसान है कि हमारे पास पैरेलल प्लेट्स हैं, उन प्लेट्स पर जाकर के चार्ज स्टोर हो गया, और जब हम किसी दूसरे सर्किट में उस कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो वो जो चार्ज है वो चार्ज लोड तक पहुंचेंगे तो उससे वो फिर से डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमें उससे करंट मिल जाता है। तो कुल मिलाकर के कैपेसिटर एक ऊर्जा को स्टोर करने वाला एलिमेंट होता है, जिसके कैपेसिटेंस को या धारिता को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, ऊर्जा को ये विद्युत क्षेत्र के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। अब कैपेसिटर के वोल्टेज और करंट रिलेशन की अगर हम बात कर लें तो देखिए, कैपेसिटर पर जो वोल्टेज होता है उस वोल्टेज या करंट को निकालने के लिए मैं एक वेल नोन रिलेशन है
Q इक्वल टू सी वी, या ये जो धारिता है C, इस धारिता को हम Q बाय V से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसी से हमने ये Q इक्वल टू सी वी लिखा हुआ है। तो जो चार्ज है वो चार्ज प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के। आप जब इस पर कोई वोल्टेज अप्लाई करोगे तो इस पर जो चार्ज इकट्ठा हो रहा है वो चार्ज किसके प्रोपोर्शनल हो गया, वोल्टेज के। और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम C से लिख रहे हैं, जिसकी यूनिट हम बोल रहे हैं फैराड है। तो अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएशन अगर मैं कर दूं, आपको इतना दिमाग में लगाने की जरूरत नहीं है कि आपने क्या किया, डिफरेंशिएशन कैसे हो गया। आप सिर्फ इसको इतना समझ लें कि हाँ, अगर डिफरेंशिएशन की जब हम बात करेंगे तो डी डी टी हम लिखते हैं, इंटीग्रेशन की हम बात करते हैं तो ऐसा एक चिन्ह बना करके डी टी लिखते हैं। तो ये हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब यहाँ डिफरेंशिएशन करने के बाद में देखिए, ये कांस्टेंट था इसलिए डिफरेंशिएशन से बाहर रख दिया। ये टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज VT है और ये टाइम डिपेंडेंट चार्ज इसके ऊपर है। तो जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पर देखिए ये चार्ज में परिवर्तन की दर आ गई, dq बाई dt। जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन की जब अपन बात कर रहे हैं तो हम दर की बात करते हैं। तो यहाँ पर चार्ज परिवर्तन की दर आ गई और चार्ज प्रवाह की दर या परिवर्तन की दर को ही हम करंट कहते हैं। तो मतलब हमारे पास जो एक रिलेशन इसके लिए आ रहा है कैपेसिटर के लिए करंट का, वो बेसिकली ये रिलेशन आ गया, I इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। तो आप इस तरीके से इसको फॉर्मूले के फॉर्म में डिराइव करना याद, देखिए ट्रिक होना चाहिए आपके पास। यहाँ तो आप इसको याद रख लें, उसके बाद में आपको ऐसे डिफरेंशिएशन करके इसको याद रखना आ गया। या अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लीजिए। तो आई टी इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी हो गया। और इसके बाद अगर मैं इसी सी डी वी बाई डी टी को वाले रिलेशन को अगर मैं एक बार इंटीग्रेट कर दूं तो देखिए फिर से वो इधर इंटीग्रेशन सी बार रह जाएगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल। तो जो कैपेसिटर पर वोल्टेज आ रहा है उसको VT अगर हम कह रहे हैं तो ये हो जाएगा 1/c इंटीग्रेशन IT dt। तो आप बेहतर होगा कि एग्जाम में वोल्टेज और करंट के ये रिलेशंस भी याद रखें और इन रिलेशंस को आप वहां पर जब कॉपी में लिखने की बारी आए तो आप जरूर से लिखें। इससे आपके मार्क्स बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर कैपेसिटर का परिभाषा हो गई, विद्युत क्षेत्र की फॉर्म में ऊर्जा को स्टोर करता है, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट हो गया, साथ ही साथ इसके करंट और वोल्टेज के रिलेशन। और थोड़ा सा आप देखेंगे तो इसके जस्ट विपरीत है, यहाँ V L di बाई डी टी था, I 1/L इंटीग्रेशन V dt था, यहाँ थोड़ा सा कहानी बदल गया, I इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी है और VT 1/c जस्ट अपोजिट है। और जस्ट अपोजिट है तो सीरीज पैरेलल भी अपोजिट हो जाएगा। सीरीज पैरेलल अपोजिट होने का मतलब ये हो रहा है कि अगर मेरे पास ये 3 कैपेसिटर है और इन 3 कैपेसिटर के कैपेसिटेंस सपोज C1, C2 और C3 है, और इन कैपेसिटर्स को अगर मैं श्रेणी क्रम या सीरीज में जोड़ता हूँ, थोड़ा सा आप याद रखना, स्टार्ट कर दें हम सीरीज कनेक्शन का मतलब एक के बाद एक हमने जोड़ दिया, क्योंकि आगे चल करके आपको ये सब चीजें हेल्प करने वाली है। आप जब आगे अगर आप इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो आप इसको काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बेहतर होगा कि अभी से हम उन टर्मिनोलॉजीज को थोड़ा सा दिमाग में सेट करना स्टार्ट कर दें। या अगर आप किसी दूसरी ब्रांच के भी स्टूडेंट हैं, अगर आप कंप्यूटर साइंस के हैं, आप मैकेनिकल के हैं या आप सिविल के हैं, तो अभी आप याद रखिए कि कई बार कई सारे रेलवेज की जैसे कोई एग्ज़ाम हुई या कोई ऐसी एग्ज़ाम्स हुई, ITI की कोई एग्ज़ाम हुई, तो उनमें हमें कई बार क्या होता है कि सभी सब्जेक्ट के बेसिक नॉलेज भी पूछे जाते हैं। तो उस कंडीशन में ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको ज़रूर से हेल्प करेगी। तो इस कंडीशन में देखिए हमने कहा ये थोड़ा विपरीत है इंडक्टर और रेजिस्टेंस से, और उनके विपरीत है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो फॉर्मूले उनके जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। वहाँ पैरेलल में जो फॉर्मूला था 1/L इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3, वो यहाँ सीरीज में आ जाएगा। मतलब यहाँ पर 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हो जाएगा। और अगर इन्हीं 3 कैपेसिटर्स को मैं पैरेलल में कनेक्ट कर दूं, पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब समांतर क्रम में कनेक्ट करने का, और समांतर क्रम में कनेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि आपने उन तीनों के पहले सिरे को एक बिंदु पर और दूसरे सिरे को एक बिंदु पर जोड़ दिया। तो ये आपका तीनों कैपेसिटर का पैरेलल कनेक्शन हो गया। अब इस पैरेलल कनेक्शन को हम कह रहे हैं समांतर क्रम या पैरेलल। अगर आप ऐसा लिख दें, और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट तो स्पेलिंग लिखेंगे तो PARALLEL लिखेंगे। तो ये पैरेलल कनेक्शन हो गया। और इस पैरेलल कनेक्शन के केस में जो C इक्विवेलेंट है, वो C इक्विवेलेंट या समतुल्य धारिता की अगर अपन बात करें, समतुल्य इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की हम बात करें, तो वो हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3।
तो ये फॉर्मूले जस्ट इसके रेजिस्टेंस और इंडक्टर के अपोजिट हो गए। रेजिस्टेंस इंडक्टर में सेम फॉर्मूले, कैपेसिटर में उसके जस्ट अपोजिट फॉर्मूले हो गए। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इंडक्टर और कैपेसिटर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर आपने अभी तक हमारा इससे पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जरूर से देख लें। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर से करें, क्योंकि आपका लाइक करना, सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो अगले वीडियो लेक्चर में अब मैं अगला जो टॉपिक है आपका एक्टिव कंपोनेंट, उसको स्टार्ट करूंगा और एक एक एक्टिव कंपोनेंट को लेकर के हम एग्जाम में उसको कैसे याद रखें, कैसे हम आसानी से उसको लिख सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में मैं डिस्कशन करूंगा। तो बने रहें एलेक्स गुरु पर। अभी के लिए धन्यवाद।